आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। मानवता ने सदियों से मंगल ग्रह का अन्वेषण करने का सपना देखा है। प्रारंभिक दूरबीन अवलोकन से लेकर मानव रहित मिशनों तक हम मंगल तक पहुंचने के अपने सफर में बहुत दूर बढ़ चुके हैं और अब लक्ष्य केवल इसे दूर से अन्वेषण करने का नहीं है, बल्कि उस पर पैर रखना, उपनिवेश स्थापित करना और इसे मानवता के लिए एक दूसरा घर बनाना है। आज हमारे पास कई चल रहे मिशन हैं और निकट भविष्य में हम मंगल पर इंसानों को भेजने की संभावना देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि वर्तमान में कौन से रोमांचक मिशन चल रहे हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं। मंगल अन्वेषण वर्तमान में अभूतपूर्व गति से हो रहा है और कई अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे मिशन मंगल ग्रह के अधिक विस्तृत तरीके से अन्वेषण कर रहे हैं। ये मिशन जीवन के संकेतों की खोज करने, नमूने एकत्र करने और मानव उपनिवेश की तैयारी करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर, जो फरवरी 2021 में मंगल पर उतरा, अब तक का सबसे उन्नत रोबोटिक अन्वेषक है जिसे ग्रह पर भेजा गया है। इसका मिशन प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना, मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करना और भविष्य के मानव मिशनों के लिए आवश्यक तकनीकों का परीक्षण करना है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक का परीक्षण कर रहा है, मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन साइटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड संपन्न वातावरण से ऑक्सीजन उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा परसेवरेंस इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर के साथ काम कर रहा है, जो एक छोटा रोटरक्राफ्ट है और कई सफल उड़ानें भर चुका है। वास्तविक उदाहरण, परसेवरेंस पहले ही मंगल के जज़ेरो क्रेटर की शानदार तस्वीरें भेज चुका है, जहां यह प्राचीन जल गतिविधि पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है। यह नासा के भविष्य के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के लिए नमूने एकत्र कर रहा है। मई 2021 में चीन का तियानवेन-1 मिशन मंगल पर अपने रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक उतारने में सफल रहा। इससे चीन इतिहास में दूसरा देश बन गया है जिसने मंगल पर रोवर भेजा। झुरोंग ग्रह की सतह और जलवायु का अध्ययन कर रहा है और पानी और बर्फ के संकेतों की तलाश कर रहा है। यह मिशन चीन के भविष्य के मंगल कार्यक्रमों के लिए डेटा एकत्र करने का भी काम कर रहा है। वास्तविक उदाहरण, झुरोंग ने वैज्ञानिक उपकरणों की एक श्रृंखला तैनात की है और मंगल की सतह की उच्च रिजोल्यूशन छवियां भेजी हैं, जिससे हमें ग्रह के भूविज्ञान और वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 2014 में अपने पहले अंतर्ग्रहण मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में भेजकर इतिहास रचा। जबकि मंगलयान एक रोवर नहीं था, इसका मिशन अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह मंगल के वायुमंडल, सतह और खनिज संरचना का अध्ययन करने के लिए कक्षा में काम कर रहा है। यह सफलता भारत को मंगल पर अपनी पहली कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना दिया और इसने इसरो की अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ती क्षमताओं को दिखाया। वास्तविक उदाहरण, हालांकि मंगलयान अब सक्रिय नहीं है, लेकिन इसने मंगल के वायुमंडल में मीथेन जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों का पता लगाया, जो जीवन के संभावित संकेत हो सकते हैं। इसरो अब भविष्य के मंगल मिशनों की योजना बना रहा है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी भूमिका को और बढ़ाएगा। वर्तमान मिशन अन्वेषण, नमूने एकत्र करने और वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित हैं, लेकिन मंगल अन्वेषण का अगला चरण इंसानों को ग्रह पर भेजने का होगा। सरकारी और निजी अंतरिक्ष एजेंसियां इस ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही हैं। एलोन मस्क द्वारा नेतृत्व किए गए स्पेसएक्स ने मंगल पर मानव भेजने का अपना अडिग लक्ष्य रखा है। कंपनी का स्टारशिप अंतरिक्ष यान बड़ा अंतरिक्ष यात्री दल और सामान मंगल, चंद्रमा और उससे आगे भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी पूरी तरह से पुनः उपयोगी डिजाइन स्टारशिप को अंतरिक्ष यात्रा को अधिक किफायती और कुशल बनाती है। स्पेसएक्स का लक्ष्य 2020 के दशक के मध्य में पहला मानव मिशन मंगल पर भेजने का है और मस्क का सपना है कि 2050 के दशक तक एक आत्मनिर्भर उपनिवेश स्थापित किया जाए। वास्तविक उदाहरण, स्पेसएक्स ने पहले ही स्टारशिप के प्रोटोटाइप के साथ कई परीक्षण मिशन किए हैं और इसका परीक्षण किया है। मंगल पर मानव मिशन के लिए स्टारशिप का उपयोग किया जाएगा और इसकी गहरे अंतरिक्ष यात्रा की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है।
नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम, जो 20वीं सदी के दशक के मध्य तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखता है, मंगल मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टेमिस कार्यक्रम में स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS), रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान का विकास शामिल है, जो गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक है। इन तकनीकों का उपयोग नासा 30वीं सदी के दशक में मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए करेगा। वास्तविक उदाहरण नासा का आर्टेमिस आई मिशन, जो 2022 में एक अवमानक परीक्षण उड़ान थी, SLS और ओरियन अंतरिक्ष यान की क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है। अगले चरण में ये तकनीक मंगल मिशनों के लिए मददगार साबित होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पास मंगल अन्वेषण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो भविष्य में मंगल पर लैंडर और रोवर भेजने की योजना बना रहा है। इसरो का लक्ष्य मंगल की सतह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है और लंबी अवधि के लिए मानव अन्वेषण की दिशा में काम करना है। वास्तविक उदाहरण इसरो ने मंगलयान से प्राप्त डेटा का उपयोग किया है और आगामी मिशनों के लिए तैयारी कर रहा है। भविष्य के मिशन मंगलयान की सफलता को आधार बनाएंगे और मंगल अन्वेषण के क्षेत्र में भारत का योगदान बढ़ाएंगे। जहां तक मंगल पर मानव मिशनों का सवाल है, यह कहना मुश्किल है कि वे कब शुरू होंगे, लेकिन कई प्रमुख एजेंसियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। यहां कुछ संभावित टाइमलाइन दी गई है। इस दशक में हम संभवतः पहले क्रू मिशन को मंगल की ओर भेज सकते हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप 20वीं सदी के दशक के मध्य तक मंगल पर इंसान भेजने का लक्ष्य रखता है, हालांकि यह सफल परीक्षणों पर निर्भर करेगा। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम इस दौरान चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन मंगल मिशनों की तैयारी भी चल रही है। 30वीं सदी के दशक के अंत तक हम इंसानों को मंगल पर भेजने की उम्मीद कर सकते हैं। नासा का लक्ष्य इस दशक में मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का है। इसके अलावा स्पेसएक्स का लक्ष्य नियमित मानव मिशनों की शुरुआत करने का है। इसरो भी इस समय सीमा के भीतर भविष्य के मंगल मिशनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा सकता है। 40वीं सदी और उसके बाद 40वीं सदी तक हम मंगल पर स्थायी मानव उपस्थिति की शुरुआत देख सकते हैं। स्पेसएक्स का सपना है कि इस समय तक मंगल पर आत्मनिर्भर उपनिवेश स्थापित किया जाए, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें वहां के संसाधनों से तैयार कर सकें। ISRU, इन सिट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तकनीकों के द्वारा मंगल पर जीवन को बनाए रखने की योजना भी इस समय के आसपास विकसित हो सकती है। मंगल अन्वेषण एक रोमांचक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और कई चल रहे मिशन हमें अधिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं और भविष्य के मानव मिशनों के लिए रास्ता बना रहे हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप और नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम मानव मिशनों के प्रमुख अग्रदूत हैं, जबकि ISRO भी अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण प्रयासों में अपना योगदान दे रहा है। हालांकि मंगल पर इंसान भेजने में समय लगेगा, तकनीकी नवाचार गति पकड़ रहे हैं और मंगल पर जीवन की संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक हो गई है। आने वाले दशक मंगल पर मानवता के पहले कदम का गवाह बन सकते हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत होगी। मंगल उपनिवेश का सपना सदियों से मानवता की कल्पनाओं को आकर्षित करता रहा है, लेकिन अब जब तकनीकी प्रगति तेजी से हो रही है, हम सिर्फ मंगल ग्रह की खोज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उसे अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मंगल पर उपनिवेश स्थापित करना हमारे भविष्य को गहरे तरीके से बदल सकता है, जैसे कि हमारे जाति के अस्तित्व को सुरक्षित करना और कठिन नैतिक सवाल उठाना। जैसे ही हम इस ऐतिहासिक कदम के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें केवल वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर ही नहीं, बल्कि मंगल पर दूसरा घर बनाने के सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। मानवता के लिए उपनिवेशीकरण का क्या मतलब हो सकता है? मंगल उपनिवेश केवल एक रोमांचक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, यह मानवता के अस्तित्व के लिए एक बीमा पॉलिसी हो सकता है। पृथ्वी कई अस्तित्वगत खतरों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं या यहां तक कि खगोलीय घटनाएं जैसे उल्कापिंडों का टकराव। दूसरे ग्रह पर मानवता का एक स्थायी स्थल स्थापित करने से हमारी जाति के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सकता है। जाति के अस्तित्व की सुरक्षा। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक वैश्विक आपदा की वजह से अनुकूल रहने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती। अगर मानवता 2 ग्रहों पर बसी हुई हो तो पूरी तरह से विलुप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मंगल ग्रह
हमें एक बैकअप के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे प्राचीन मानव अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैले थे, वैसे ही हमारी संतानें भविष्य में पूरे सौर मंडल में फैल सकती हैं। वास्तविक उदाहरण 66 मिलियन साल पहले वह उल्कापिंड जो डायनासोरों को नष्ट कर दिया, वह यह याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना अस्थिर हो सकता है। यदि हम मानवता को 2 ग्रहों तक फैलाने में सफल हो जाते हैं, तो मंगल हमें प्लान बी के रूप में एक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हम उसी नतीजे से बच सकते हैं। एक दूसरा घर मंगल पर उपनिवेश सिर्फ अस्तित्व के बारे में नहीं है, यह हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित करने के बारे में है। मंगल पर दूसरा घर स्थापित करना मानवता को एक नई शुरुआत, एक नया स्थान देगा जहां हम बढ़ सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। यह अवसर एक नई खोज, रचनात्मकता और आविष्कार की युग की शुरुआत कर सकता है। एक मंगल उपनिवेश से जो तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति हो सकती है, वह अभूतपूर्व होगी। नई जीवन शैली, नए उद्योग और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को लेकर नई सोच। वास्तविक उदाहरण पृथ्वी का इतिहास दिखाता है कि खोज और उपनिवेशीकरण अक्सर प्रगति को प्रेरित करते हैं। पुनर्जागरण से लेकर अंतरिक्ष युग तक खोज के समयों में अक्सर ऐसे नवाचार होते हैं जो मानवता के लिए अप्रत्याशित रूप से लाभकारी साबित होते हैं। मंगल उपनिवेश के चारों ओर नैतिक सवाल। जितना रोमांचक मंगल पर उपनिवेश स्थापित करने का विचार है, उतने ही महत्वपूर्ण नैतिक सवाल भी उठते हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं चाहिए। ये सवाल हमें सिर्फ यह नहीं सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम इसे कर सकते हैं, बल्कि यह भी कि हमें इसे करना चाहिए या नहीं, और हम इसे जिम्मेदारी से कैसे कर सकते हैं। अंतर्ग्रहणीय जीवन की नैतिकता। एक गहरा नैतिक सवाल यह है कि क्या मानवता को दूसरे ग्रहों पर उपनिवेश स्थापित करने का अधिकार है? क्या मंगल ग्रह हमारा है या फिर उसका भी अपनी अंतर्निहित मूल्य है जिसे हमें सम्मान देना चाहिए? क्या हम एक अप्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं जो शायद सूक्ष्म जीवों का जीवन हो सकता है, और ऐसा करने के नैतिक परिणाम क्या होंगे? हमने पहले ही पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधि के विनाशकारी प्रभाव देखे हैं, और कुछ का कहना है कि हमें मंगल पर वही गलतियां नहीं करनी चाहिए। वास्तविक उदाहरण पारग्रहण संरक्षण दिशा निर्देश जो नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बनाए गए हैं, अन्य ग्रहों पर पृथ्वी के सूक्ष्म जीवों के प्रदूषण को रोकने के लिए है। जैसे ही हम प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ते हैं, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमें मंगल पर जीवन को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वह सूक्ष्म जीवन ही क्यों न हो। शोषण और असमानता। एक और नैतिक चुनौती यह है कि मंगल उपनिवेशीकरण पृथ्वी पर असमानता को बढ़ा सकता है। अगर उपनिवेशीकरण निजी कंपनियों द्वारा नेतृत्व किया जाता है, तो मंगल तक पहुंच का नियंत्रण कौन करेगा? क्या यह सिर्फ सबसे अमीर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा या यह सभी के भले के लिए सामूहिक प्रयास होगा? मंगल पर एक नई समाज की स्थापना यह सुनिश्चित कर सकती है कि अगर केवल कुछ लोगों को ही अंतरिक्ष यात्रा के संसाधन मिले, तो पृथ्वी पर सामाजिक भेदभाव बढ़ जाएगा। वास्तविक उदाहरण स्पेस एक्स ने पहले ही अमीर पर्यटकों के लिए अंतरिक्ष यात्रा की योजनाओं के साथ सुर्खियां बटोरी हैं। हालांकि यह कदम अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम है, फिर भी यह वास्तविक चिंता का विषय है कि मंगल उपनिवेशीकरण के लाभ केवल अमीरों तक सीमित रह सकते हैं, जिससे एक दो स्तरीय समाज बनेगा जिसमें एक वर्ग के पास मंगल तक पहुंच होगी और दूसरे के पास नहीं। निजी कंपनियों बनाम सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों की भूमिका। जैसे ही हम मंगल उपनिवेश की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, हमें यह भी विचार करना होगा कि निजी कंपनियों और सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों की भूमिका इस प्रक्रिया में कैसे आकार लेगी। दोनों के पास महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनके उद्देश्य, संसाधन और प्रेरणा अलग अलग हैं। निजी कंपनियां जैसे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला रही हैं। स्पेस एक्स जैसे कंपनियां अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ मंगल पर उपनिवेशीकरण की ओर बढ़ रही हैं। ये कंपनियां तेजी से नवाचार करने की क्षमता रखती हैं और वे उच्च जोखिम, उच्च इनाम परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम हैं, जो मंगल तक पहुंचने में तेजी ला सकती हैं। वास्तविक उदाहरण स्पेस एक्स का स्टारशिप मंगल उपनिवेश की योजना का मुख्य आधार है। स्टारशिप को मनुष्यों और सामानों को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
स्पेस एक्स ने पहले ही पुनः उपयोग किए जाने योग्य रॉकेट विकसित किए हैं जो अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम कर रहे हैं और मंगल तक पहुंच को और अधिक संभव बना रहे हैं। सरकारी एजेंसियां, नासा, इसरो आदि। दूसरी ओर सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और भारत की इसरो मंगल उपनिवेशीकरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि निजी कंपनियां नवाचार और लाभ पर केंद्रित होती हैं। सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि अंतरिक्ष अन्वेषण एक वैश्विक प्रयास हो जो पूरी मानवता के भले के लिए हो। ये एजेंसियां भी अंतरिक्ष अन्वेषण को विनियमित करने का काम करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सार्वजनिक हित में किया जाए। वास्तविक उदाहरण नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम जो चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखता है, मंगल पर मानव भेजने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद करेगा, जिसे मंगल मिशनों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। सार्वजनिक निजी साझेदारी। मंगल उपनिवेश का भविष्य शायद निजी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के बीच साझेदारी में होगा। इस प्रकार की साझेदारी, जिसे सार्वजनिक निजी साझेदारी कहा जाता है, दोनों क्षेत्रों की ताकत को एक साथ लाती है। निजी कंपनियों की नवाचार क्षमता और सरकारी एजेंसियों की निगरानी और समन्वय की क्षमता। वास्तविक उदाहरण नासा और स्पेस एक्स पहले ही घनिष्ठ रूप से सहयोग कर रहे हैं, जिसमें स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता है। यह साझेदारी दिखाती है कि दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग कैसे मंगल मिशनों में सफलता की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। मंगल उपनिवेश का सामाजिक प्रभाव गहरा है और यह सिर्फ तकनीकी चुनौतियों से कहीं अधिक है। यह हमारे जाति के अस्तित्व, ब्रह्मांड में हमारे स्थान और हमारे ग्रह के प्रति जिम्मेदारी के बारे में गहरे सवाल उठाता है। निजी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों की भूमिका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगी और यह निर्धारित करेगी कि क्या मंगल उपनिवेशीकरण को एक उचित, स्थिर और नैतिक तरीके से हासिल किया जा सकता है। जैसे ही हम तारों की ओर बढ़ते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसा सोच समझकर और दूरदृष्टि से करें, यह समझते हुए कि मंगल पर यात्रा सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है। हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।